आज के इस लेक्चर में हम पृथ्वी के ऊष्मा बजट की चर्चा करेंगे। हीट बजट ऑफ द अर्थ फिजिकल ज्योग्राफी में बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए है। लेकिन पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है उसमें कुछ बारीकियां होती हैं जिन्हें जानना जरूरी है। इसके पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आज के लेक्चर में आपको समझाऊंगा। तो पृथ्वी के ऊष्मा बजट से पहले मैं आपको दो बिंदुओं पर चर्चा किए देता हूं। पहला है सूर्यातप यानी इंसोलेशन और दूसरा एल्बिडो। एक इंसोलेशन और दूसरा एल्बिडो। देखिए ये सूर्यातप जो है, इंसोलेशन क्या है इसे समझ लीजिए। जो सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली विकिरण किरणें हैं या विकिरण ऊर्जा है वही सूर्यातप कहलाती है। यानी सूर्य से जो पृथ्वी पर किरणें आती हैं, रेडिएशन एनर्जी जो आती हैं उसी को सूर्यातप या ये इंसोलेशन कहते हैं। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो किरणें आती हैं ये विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में आती हैं पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी पर जो ये किरणें आती हैं सूर्य द्वारा, ये पूरी की पूरी पृथ्वी द्वारा अवशोषित नहीं कर ली जाती, बल्कि पृथ्वी द्वारा जितनी किरणें सूर्य द्वारा ये पृथ्वी पर आई हैं उतनी ही फिर वापस परावर्तित कर दी जाती है। और यही कारण है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो ये नियत लगभग बना रहता है। नहीं तो पृथ्वी के टेम्परेचर में अगर मान लीजिए कि किरणें आ रही हैं 100% और वापस चली गई केवल 60%, तो 40% अगर ये रही तो आप सोच के देखिए कि कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जब हम ऊष्मा बजट की बात कर रहे हैं तो बजट होता क्या है। अगर बजट सिंपल भाषा में आप समझे तो हिसाब किताब ना, यानी कितना आप खर्च कर रहे हैं और कितना कमा रहे हैं उसी का हिसाब किताब आपका बजट होता है। कि बजट ऐसा बनना चाहिए कि जितना खर्च है उतना कम से कम मिले। ठीक है, अगर आपका खर्च 10,000 रुपये महीना है तो कम से कम आपको 10,000 रुपये महीने का ये इनकम रखना होगा। फिर उस अनुसार आप अपना बजट बनाएंगे। या 10,000 अगर आपकी इनकम है तो 10,000 लायक आप अपना खर्च करेंगे। तो जब दोनों बराबर होगा तो ये बजट होगा। इसी तरीके से पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहने का मतलब है कि जितना आया वो सब परावर्तित हो गया। तो दिन में तो सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर आई, लेकिन रात में पृथ्वी द्वारा ये ऊर्जा परावर्तित कर दी जाती है। इन्हीं सब चीज़ों को हम समझेंगे कि कितनी और ऊर्जा कैसे कैसे पृथ्वी तक आई है और किन किन रूपों में ये परावर्तित कर दी गई है। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ तो आपको ये इंसोलेशन यानी सूर्यातप समझ में आया। एक और बात यहाँ की पृथ्वी जो है वो औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। कितनी? 1.94। इसी को कहीं कहीं 2 लिख दिया, यानी 2 लिख दिया जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो ये फैक्ट रूप में एक बात रही। दूसरा मैंने बताया आपको जो जानना है वो है एल्बिडो। ये एल्बिडो क्या है? तो देखिए ये जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें किसी सतह पर पड़ी और जितनी परावर्तित हो गई उसी को एल्बिडो कहते हैं। ठीक, पृथ्वी का एल्बिडो जो है वो 35% माना जाता है। 35 माना जाता है। अब ये 35 क्या है इसे मैं आपको समझाऊंगा कि 35% पृथ्वी का एल्बिडो कैसे आया है। इन्हीं बारीकियों को हम लोग देखेंगे। फिलहाल एल्बिडो समझ गए कि जितनी ऊर्जा ये सूर्य के रूप में आई या जो विकिरण के रूप में आई और परावर्तित हो गई। चिकनी सतहों का जो एल्बिडो होता है वो अधिक होता है। जैसे बर्फ का एल्बिडो जो होता है वो सर्वाधिक होता है। यानी सबसे ज़्यादा परावर्तन प्रकाश का कौन करेगा? बर्फ करेगा। तो इस तरीके से जो बर्फ है, फिर उसके बाद जो ठंडे क्षेत्र हैं और जो गर्म क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, यानी परावर्तन न्यूनतम करते हैं। तो ये तो समझ गए ना कि सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होगा? बर्फ का होगा। देखिए मैंने कहा परावर्तन, यानी अगर एल्बिडो ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या हुआ
कि सूर्य की किरणों का परावर्तन ज़्यादा हुआ यानी गर्मी कम होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में रखिएगा। एल्बिडो अधिक तो गर्मी कम और एल्बिडो कम तो गर्मी ज़्यादा होगी। आइए अब हम लोग एक ग्राफ के माध्यम द्वारा इसे समझते हैं। मैंने बताया पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, 35 है। देखिए सबसे पहले देखिए ये सूर्य, अगर हम ये माने कि सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है या जो किरणें आ रही हैं वो 100% है, 100% है। देख रहे हैं सूर्य से आने वाली ऊर्जा कितनी है, 100% है। तो इस ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेगी, ये एक मुद्दा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस ऊर्जा का मात्र 51% भाग ही पृथ्वी प्राप्त करती है, यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा का केवल 51% ही पृथ्वी को मिल पाता है। तो ये जो पृथ्वी को यहाँ पे 51%, अब इसके बीच का क्या हुआ, इसके बीच की ऊर्जा कैसे हुई, कहाँ गई? तो देखिए जब ये ऊर्जा जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो सबसे पहले इसका 6% भाग धूल कणों द्वारा या आप कह सकते हैं वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णित यानी स्कैटर्ड, बिखराव हो जाता है। ठीक इसके द्वारा, धूल कण द्वारा। सबसे पहले ये 6%। कितना, 6%। अब बचा कितना, 94%। अब ये देखिए यहां पे ध्यान रखिए, ये मैंने कहा कि पृथ्वी के यानी ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जब प्रवेश करती है ये सौर किरणें तो ये सब होता है और अंत में पृथ्वी की सतह को कितना मिल पाता है, वो 51% मिल पाता है। पृथ्वी की सतह कह सकते हैं, क्योंकि अंत में यही 51% फिर पृथ्वी की सतह से क्या होगी, परावर्तित होगी। अब इसका जो 27% भाग है वो बादलों द्वारा परावर्तित किया जाता है। ये बादल मैंने छोटा लिखा है, आप समझ गए होंगे, ये बादल। ठीक, कितना, तो 94 का 27% तो बादलों द्वारा परावर्तित हो गया। तो अब बचा कितना, तो बचा आपका 67%। अब देखिए इसका जो 2% भाग है वो पृथ्वी के धरातल से यानी सबसे ऊपरी सतह से परावर्तित हो जाता है। तो पृथ्वी के धरातल सबसे ऊपर, भाई पृथ्वी के चारों तरफ क्या बर्फ तो है ना, तो ये कह सकते हैं कि हिम द्वारा या हिमाच्छादित से ये परावर्तन होता है। तो कितना, 2%। तो ये समझ गया, कितना बचा, 65%। अब ये देखिए 6% धूल कण द्वारा प्रकीर्णित हो गया, स्कैटर्ड हो गया, बिखराव हो गया, हम कह सकते हैं वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णित हो गया। बादलों द्वारा 27% और हिमाच्छादित क्षेत्रों से 2%, कुल कितना हुआ, जोड़िए 35%। यही 35% पृथ्वी का एल्बिडो है जो मैंने आपको कहा। पृथ्वी का एल्बिडो यानी सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा का, ऊष्मा का, किरणों का 35% क्या हो जाता है, परावर्तित सीधे सीधे पृथ्वी द्वारा हो जाता है। इसी को पृथ्वी का एल्बिडो हम कहते हैं। अभी पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ही ये परावर्तन हो गया है, ठीक है, यानी पृथ्वी की ऊपरी परत तक पहुंचते ही ये परावर्तन हो जाता है। अब कितना बचा, यहाँ 65%। ये जो 65% है इसका
जब ये वायुमंडल में पृथ्वी के प्रवेश करता है तो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है 65 का 14%। चौदह प्रतिशत वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर दिया गया, बचा कितना 51%। ये देख पा रहे हैं ना, यही 51% सूर्य से आने वाली किरणों का पृथ्वी को मिल पाता है, इसे ध्यान रखिएगा। कितना? यही 51%। तो निश्चित रूप से आप ये तो समझ गए होंगे कि सूर्य से जो किरणें आती हैं या ऊष्मा आती है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है सूर्य की ऊष्मा का पृथ्वी प्राप्त कर पाती है यहाँ पे, तो 51%। ये जो किरणें हैं उसका 51%। अब यहाँ पे देखिए, अब इस चीज को कि दिन के समय तो सूर्य वायु आकाश में दिखाई देता है, तो ये 51% ऊष्मा जो है पृथ्वी को मिलती है, लेकिन पृथ्वी रात के समय इस 51% जो ऊष्मा है, ठीक है, इसको जो है परावर्तित करती है। अब ये परावर्तन कैसे होता है, यहां मैं आपको इसे समझा देता हूं। तो देखिए, ये जो पृथ्वी का 51%, ये ठीक, ये यहां पे इधर मैं बता रहा हूं, इसका 17% सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है। सीधे अंतरिक्ष में कितना? तो 17% सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है, बचा कितना? 34%। यहां देख लीजिए, 51% में से 17% गया, 34%। ये जो 34% भाग है, इस 34% भाग का 6% जो है वो प्रभावी विकिरण के रूप में वायुमंडल को गर्म करता है। ठीक, 6% विकिरण के रूप में वायुमंडल को गर्म करता है, और शेष जो बचा हुआ आपका 28% भाग है वो संवहन और ये संचालन द्वारा क्या होता है, वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, विक्षोभ द्वारा, वायुमंडल संवहन द्वारा, संचालन द्वारा ये चला जाता है। कितना? शेष बचा हुआ भाग। ठीक है, देखिए, अगर आप फिजिक्स से थोड़ा परिचित होंगे तो आप संवहन, विकिरण, संचालन ये सब समझ पा रहे होंगे। नहीं भी है तो इसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट समझा देता हूं कि देखिए, विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी ऊष्मा का जो स्थानांतरण है, ट्रांसफर है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो बिना किसी फिजिकल टच के ही संभव हो जाता है। ये है आपका विकिरण, रेडिएशन। जबकि संचालन में, जिसको हम कंडक्शन कहते हैं, संचालन में अणुओं की गति के कारण जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। संचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल पड़ती है। इसमें जो है पदार्थ का ये फिजिकल टच अति आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आपने आग जलाई और ऊपर केतली रख दी, ठीक है, तो जब तक केतली उससे क्या नहीं होगी, टच नहीं होगी या उस आग से गर्म नहीं होगी, तब तक वो अणु जो है अंदर गति नहीं करेंगे। तो दूसरा समझ गए, कंडक्शन, संचालन। तीसरा जो है कन्वेक्शन यानी संवहन। संवहन जो होता है वो गैसों में होता है और द्रव में होता है, यह ठोसों में नहीं होता। जब वायु, पानी या गैस जो है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं और इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा जो है स्थानांतरण या ऊष्मा स्थानांतरण करते हैं, तो ये प्रक्रिया संवहन की प्रक्रिया कहलाती है। तो आप यहाँ समझ गए कि 6% जो है वो विकिरण द्वारा, यानी कोई माध्यम इसमें नहीं है, ये पृथ्वी को गर्म कर देती है। ठीक है, इस 34% का 6% विकिरण द्वारा गर्म, और शेष जो है वो कंडक्शन यानी संचालन और कन्वेक्शन यानी संवहन द्वारा ये फिर से परावर्तित हो जाती है। इस तरह हम देख रहे हैं कि ये गर्म कर दी वायुमंडल को, तो फिर ये भी तो वापस चली ही गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि जितनी ऊर्जा आई है, यानी जितनी ऊष्मा आई है, उतनी ही ऊष्मा परावर्तित हो गई। तो ये जो पृथ्वी का
हम यहाँ पे इसको ऊष्मा बजट की संज्ञा दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पृथ्वी का बजट जो है संतुलित नहीं रह पाता, इसलिए इसे जरूरी है जानना। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो 14% भाग है, ठीक, ये वायुमंडल द्वारा अवशोषित होता है, और ये जो 34% भाग है, ठीक है, ये भी जो है वायुमंडल द्वारा ही अवशोषित होता है, यानी वायुमंडल में ही ये संचालन की और विकिरण की, यानी कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन तीनों प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस तरीके से अगर वायुमंडल द्वारा अवशोषण पूछा जाए कि वायुमंडल ने कुल सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित किया है, तो हम कहेंगे 34 और 14, टोटल 48। ठीक, ये 34 और ये 14, तो वायुमंडल द्वारा अवशोषण कितना हुआ? यानी कुल 48% ऊर्जा जो है ये वायुमंडल द्वारा, इसी को हम वायुमंडल का ऊष्मा बजट कह सकते हैं। यानी वायुमंडल का ऊष्मा बजट कितना है? तो सौरिक ऊष्मा का या सौरिक ऊर्जा का 48% होता है। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपने जो ये इसे ठीक से समझा होगा कि कैसे सूर्य की ऊर्जा या ऊष्मा जो है पृथ्वी पर आती है और किस तरीके से किस किस भाग के रूप में ये परावर्तित होती है। देखिए, तमाम कारकों का प्रभाव पड़ता है इस पृथ्वी, ये जो ऊष्मा आ रही है और ऊष्मा जा रही है, इस पर तमाम कारकों का प्रभाव पड़ता है। सूर्यातप में हमेशा एक समान सूर्यातप रेडिएशन नहीं मिलता। पृथ्वी आप जानते हैं अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए सूर्यातप में भिन्नता आ जाती है। सूर्य की किरणों का अपने नतिकोण यानी झुकाव है, सूर्य की किरणें पृथ्वी चूंकि 23.5 डिग्री झुकी हुई है दोनों तरफ, तो इसलिए जो है एक सीध में मिलती नहीं है सूर्य की ऊर्जा, तो ऐसे मिलती है। यानी जो ऊपर ध्रुव है 6-6 महीने, उनको तो ये प्रकाश ही नहीं मिलता, तो इसलिए एक ध्रुव को 6 महीने नहीं मिलेगा तो दूसरे को मिलेगा उस समय। इसके अलावा वायुमंडल की जो पारदर्शिता है, यानी कभी बादल बहुत ज़्यादा रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे, कभी धूल कण ज़्यादा रहेगा, तो इन सब पर भी डिपेंड करता है सूर्यातप की मात्रा। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करते हैं और पृथ्वी के ऊष्मा बजट को भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर लगातार घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, यानी सदैव जो है एक सी परिस्थिति यानी एक सी दूरी जो है नहीं रहती पृथ्वी और सूर्य के बीच। दो ऐसी परिस्थितियां होती हैं। पहली परिस्थिति, जब जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है, ठीक है, ये घटना 4 जुलाई को होती है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है। लगभग हम मान के चले 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूरी होती है। इस घटना को अपसौर एपहेलियन कहा जाता है। ठीक, क्या? अपसौर। तो अपसौर की घटना कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है, 4 जुलाई को। इसी तरीके से 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। इनकी दूरी जो है वो बीच की दूरी 14 करोड़ 30 लाख, ये 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है। यह घटना जो है उपसौर पेरीहेलियन के नाम से जानी जाती है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, उपसौर और अपसौर। ठीक है, अपसौर कब होता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए, अपसौर आपका 4 जुलाई को और उपसौर 3 जनवरी को। ठीक है, तो ठंड के समय यहाँ पे दिमाग में रखिए कि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे यहाँ ठंड का समय, दक्षिणी गोलार्ध में इस समय गर्मी पड़ रही होती है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने समझाया है, पीछे के वीडियोज आप भूगोल के, विश्व भूगोल के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे के सारे
ये आपके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा हमारा इसका नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का। तो ये समझ गए। तो उपसौर कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर लगभग, ये 3 जनवरी को। और अपसौर या फिर एफेलियन कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे ज्यादा होती है, लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की, ये 4 जुलाई को घटना घटती है। तो इसलिए नजदीक और दूरी के हिसाब से भी प्रभाव पड़ता है सूर्य के सूर्यातप का पृथ्वी पर। इसके अलावा आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य लंबवत चमकता है। तो भूमध्य रेखा पर 2 तारीख पड़ती है 6-6 महीने की। एक पर आपको 21 या 22 मार्च और दूसरा 22 या 23 सितंबर। यही कारण है कि ये जो 2 तारीख है, 21 या 22 मार्च और 22 या 23 सितंबर, इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ये सब लेक्चर्स मैंने पहले भी पढ़ाए हैं, आप पीछे जाके उनको देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर पृथ्वी का ऊष्मा बजट सूर्यातप ये समझ में आया होगा। क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे सूर्य की ऊर्जा या सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर आती है और किन रूपों में परावर्तित हो जाती है, ये सभी आपको समझ में आया होगा।